नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हाई स्टोरी और इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे और आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और काफी कुछ उसमें जान चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, चरवाहे कौन है, इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं। और आज लेक्चर 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों के बारे में पढ़ेंगे। धनगर, गोला, बंजारे और रायका, ये सभी समुदाय हैं, इन सभी समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। लेक्चर नंबर जो 1 हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि पहाड़ों पे जो ये चरवाहे हैं, चरवाहे कौन होते हैं? जो जानवरों को चराने वाले होते हैं, जो जानवरों को चरवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये घुमंतु होते हैं, मतलब आज यहाँ पर है कल दूसरी जगह होंगे, तो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहाड़ों पर जो चरवाहे हैं उनके बारे में जाना था। उसमें 2 समुदायों के बारे में जाना था, एक गुज्जर बकरवाल के बारे में और दूसरा गद्दी समुदाय के बारे में। उसमें हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया कवर करा था, पहाड़ों का एरिया कवर करा था। हमने उसमें देखा था कि जब सर्दी का मौसम होता है तो वो नीचे शिवालिक की तरफ आ जाते हैं और जैसे ही गर्मी का मौसम होता है तो वो ऊपर और पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और अपने जानवरों को वहां पे खिलाते पिलाते हैं और उनसे जो भी कमाई होती है वो कमाई कर करके अपना भी पालन पोषण करते हैं। ये जो चरवाहे हैं वो चरवाहे का कोई शौक नहीं है एक जगह से दूसरी जगह घूमने का, वो अपने जानवरों के ऊपर उनकी आजीविका टिकी हुई है। वो उन्हीं जानवरों से दूध, घी, मक्खन जो मिलता है उसको बाजार में बेचते हैं और उससे इतना ही कमाते हैं कि उनका पालन पोषण हो जाए। तो वो अपने जानवरों का पहले पेट भरते हैं, उनसे कमाते हैं, फिर खुद का पेट भरते हैं। तो अपने जानवरों के ऊपर निर्भर है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। तो हमने पहाड़ों पर रहने वाले चरवाहों के बारे में जाना और उनकी क्या स्थिति थी, वो किस आधार पर अपनी जगह बदल रहे थे, सर्दी और गर्मी के आधार पर। अगर सर्दी है तो वो नीचे शिवालिक की तरफ आ जाते हैं और गर्मी है तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिक भी बताई थी। जैसे कि क्या होता है, गर्मियों के मौसम में हम ऊपर चले जाते हैं तो छतों पे जाके सोते हैं और सर्दियों के मौसम में हम लोग नीचे आ जाते हैं। पर आज हम लोग जानेंगे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में जो चरवाहे हैं। ये जो चरवाने वाले जो समुदाय हैं ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पर नहीं पाए जाते हैं, ये पठारों में भी पाए जाएंगे। पठार क्या है? पठार इस प्रकार के शेप होते हैं, ठीक है, जो ऊपर जाकर के बिल्कुल ऐसे समतल हो जाते हैं। और पहाड़ क्या होता है? पहाड़ इस प्रकार से उनकी चोटी होती है, पीक होती है। तो सिर्फ पहाड़ों पे नहीं पाए जाते, पठारों पे पाए जाते हैं, मैदान बिल्कुल समतल और रेगिस्तान, इन सभी जगह पे भी चरवाहे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे धनगर समुदाय के बारे में। ये धनगर समुदाय महाराष्ट्र का जाना माना समुदाय है, बहुत फेमस चरवाहा समुदायों में से एक है धनगर समुदाय। ओके, महाराष्ट्र में है ये। 20वीं सदी की शुरुआत में आबादी लगभग 4,67,000 इन लोगों की आबादी थी। तो 20वीं सदी की जैसे शुरुआत में, 20वीं सदी की शुरुआत का मतलब 1901 से लेकर के 2000 तक तो पूरी 20वीं सदी, और शुरुआती दौर आप ये कह सकते हो कि 1925 तक कह सकते हैं। तो इस शुरुआती दौर तक कितनी इनकी आबादी, इनकी जनसंख्या कितनी थी? 4,67,000 इन लोगों की जनसंख्या थी। कौन किसकी? धनगर समुदाय की। उनमें से ये जो टोटल जनसंख्या, उनमें से काफी लोग, ज्यादातर जो है गडरिये या चरवाहे थे। गडरिये चरवाहे का मतलब यह है कि जो जानवरों को चरवाने वाले हो, ऐसे लोग हैं। मैं एक बार आपको मानचित्र पे इनका दिखा देता हूं। ये महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में जो बिल्कुल मध्य में पठार है, जो सेंट्रल प्लेट्यू है महाराष्ट्र में, जो दक्कन पठार हम लोग पढ़ते हैं कि इस वाले एरिया में दक्कन पठार आएंगे, तो उस दक्कन पठार जो महाराष्ट्र में बिल्कुल मध्य में पठार है, वहां पे धनगर समुदाय में देखने को मिलता है। कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे। तो कुछ लोग तो क्या है, चरवाहे हैं, कुछ क्या है, कंबल चादर बनाते थे, हाथों से कंबल और चादरों को बुनना और फिर उनको मार्केट में आसपास के इलाकों में बेच देना और कुछ अपना जितना उनको आवश्यकता होती है उतना बेचना और फिर उससे कुछ पैसे मिलते हैं, उससे अपना खाना पीना खरीदना और खा करके संतुष्ट रहना। इसके अलावा कुछ लोग भैंस भी पालते थे, ठीक है। तो कुछ लोग भैंस भी पालते थे, कुछ चरवाहे थे जो जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, कुछ कंबल चादर हैं और कुछ भैंस भी पाल रहे हैं। तो मतलब ये जो धनगर समुदाय है वो 3 प्रकार के काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक चरवाहा है, एक कंबल, एक चादर और कुछ लोग भैंस भी पाल रहे हैं, ठीक है। तो भैंस के प्रति भी इनकी वही संवेदना है, वही प्यार प्रेम इनका बना हुआ है। धनगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। देखो, जब बरसात का दिन होते थे तो वो क्या है, महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। मैंने जैसे आपको दिखाया ये महाराष्ट्र है, तो जो मध्य में पठार है वहां पर ये लोग देखने को मिल रहे बरसात के दिनों में। ये एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। तो देखो महाराष्ट्र में ये क्या है, ये जो पठारों वाला इलाका कैसा, अर्ध शुष्क इलाका। शुष्क का मतलब होता है जो सूखा इलाका हो वैसा हो, तो अर्ध शुष्क का मतलब थोड़ा कम सूखा हो। तो वहां बारिश होती थी पर बहुत कम होती थी और ज्यादा जो फसल है, जो मिट्टी है, वो भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। आप क्लास 10th में ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे मिट्टियों के बारे में। तो यहाँ पर इस इलाके में जो मिट्टी देखने को मिलती है वो पठारों पर, दक्कन के पठार पर में काली मिट्टी देखने को मिलती है और काली मिट्टी
नहीं, स्पेशली कपास के लिए बहुत फेमस है। जो कॉटन होता है उसके लिए तो बहुत अच्छी है, पर बाकी ये मिट्टी ज्यादा खास उपजाऊ नहीं होती है। तो अर्धशुष्क इलाका था, यहाँ पे वर्षा कम होती थी, बारिश कम होती थी और ये इतनी मिट्टी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी, बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहां और कुछ नहीं उगता था। तो चारों तरफ कंटीली झाड़ियां, कंटीली मतलब जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं, ऐसी झाड़ियां होती थी। और बाजरे जैसी जो सूखी फसल है, जो सूखी जगह पर उगती है, इसी फसल के अलावा और कोई फसलें नहीं उगती थी। अभी आप सोचो सर आपने कपास का जिक्र करा, इन लोगों ने कपास का जिक्र नहीं करा क्योंकि कपास यहाँ पर अभी चरवाहों के लिए कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है, कोई काम की चीज नहीं है, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहे। उनके लिए बाजरा जो है अपने पशुओं को चराने के काम आएगा, तो इसलिए बाजरा का जिक्र यहां पे करा गया है। मॉनसून में ये पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। तो मॉनसून वाला मतलब जो बरसात के दिन थे, उन बरसात के दिनों में ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, धंगर के जानवरों के लिए बहुत बढ़िया बन जाता था। क्योंकि यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत फसल होती थी, बाजरे वाजरे की जो भी फसल हो जाती थी, उसको चरा वरा करके ये लोग आगे बढ़ जाते थे। तो धंगर समुदाय चरवाहे भी हैं, कंबल चादर भी बना रहे हैं, भैंसों को भी पाल रहे हैं। और बरसात के मौसम में अभी ये लोग कहां पर है, महाराष्ट्र में। बरसात के मौसम में महाराष्ट्र में है, पर बरसात के मौसम के बाद ये कहां जाएंगे। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जो पहाड़ों पे जो चरवाहे हैं, जो चराने वाले लोग हैं, वो पहाड़ों पे वो सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी स्थिति को बदल रहे हैं, ठीक है। गर्मी में ऊपर जा रहे हैं और सर्दी में नीचे आ रहे हैं, अपनी स्थिति इस प्रकार से बदल रहे हैं। पर जो हम ये देखेंगे पठारों में, रेगिस्तानों में, मैदानों में जितने भी समुदाय हैं, ये सर्दी गर्मी के हिसाब से नहीं बदल रहे, ये मौसम के अनुसार है। अगर बरसात हो रही है तो जगह दूसरी होगी, और सूखा इलाका होगा तो दूसरी जगह होगी। किस प्रकार से होगी ये भी हमें आगे लेक्चर में पता चल जाएगा। तो ये बारिश के मौसम में समय कहां पर बिता रहे हैं, धंगर महाराष्ट्र में बिता रहे हैं। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। तो अब अक्टूबर के समय में क्या होता, धंगर जो है बाजरे की कटाई करते थे। ये मैंने बाजरे की तस्वीर आपको दिखाई है। तो बाजरे की कटाई करते थे, और अब यहां से चरागाहों की बात खत्म हो गई। चरागाह क्या है, जो स्थान है जहां पे जानवरों को चराया जाएगा, उनकी तलाश में वो दूसरी जगह जाने लग जाते थे। क्योंकि यहां पे तो फसल को काट दिया, खत्म कर दिया, मामला खेल खत्म। तो अब वो क्या है, दूसरी तरफ जाएंगे, और दूसरी तरफ किधर जाएंगे, पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिम की तरफ का मतलब ये है कि अगर ये महाराष्ट्र में पश्चिम की तरफ कुछ इस तरफ से वो बढ़ेंगे। ओके, करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डालते थे। रेवड़ों का मतलब क्या है, वो जो जितने भी उनके जानवर, जो उनका पूरा ग्रुप चल रहा है साथ में, उस पूरे ग्रुप के साथ क्या है, वो कोंकण के इलाके पे जाकर के डेरा डालते थे। कोंकण का इलाका मैं आपको दर्शाता हूं, कोंकण का इलाका क्या है। देखिए कोंकण का जो इलाका है वो तटीय इलाका। कोंकण का इलाका विशेष करके जो गोवा वाला क्षेत्र है ना, उसके लिए बात होती है। गोवा वाला जो क्षेत्र है उसके लिए बात होती है। हमारे जो इधर वाला तट है, इसको 2-3 भागों में बांटा गया है, जैसे कोंकण तटीय, मालाबार तटीय, इस तटों में बांटा गया है। ये आगे आप लोग ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तब आप लोगों को और अच्छे समझाऊंगा। तो इस कोंकण वाले इलाके में ये लोग आ जाते हैं, कोंकण वाले इलाके में आ जाते हैं, मतलब गोवा की तरफ ये लोग थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डालते हैं। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। अब यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छी बारिश होती थी और मिट्टी भी बहुत अच्छी उपजाऊ थी। अच्छी बारिश का कारण क्या था कि ये बिल्कुल तटीय इलाका है। कैसा इलाका, तटीय। तटीय इलाका मतलब क्या हो, जो समुद्र के बिल्कुल तट पर हो, बिल्कुल कॉर्नर पर हो, ठीक है। जैसे मैं आपने गोवा करीबन यहाँ पर सी है गोवा, तो यहाँ पर बिल्कुल समुद्र है। इधर कौन सा समुद्र है, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ओके, और ये नीचे पूरा हिंद महासागर, इंडियन ओशन है, ठीक है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन पूरा। अब है ना, काफी बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होता है कि सर अरब सागर किधर है और बंगाल की खाड़ी किधर है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बंगाल हमारा किधर है, इधर है। तो जिधर बंगाल है उधर ही बंगाल की खाड़ी है। ओके, और इधर वाला अरब सागर आ जाएगा। तो दो ही साइड है, एक बंगाल की खाड़ी होगी तो अपोजिट साइड हमारा अरब सागर ही होगा। तो यहां पर सी। अब क्या होता है, ये आप प्रोसेस पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है जब सूरज की किरणें इन पानी पे पड़ती है, तो इन पानी में से क्या है, भाप निकलती, और वो भाप निकल करके ऊपर आसमान में जाकर के क्या है, बादलों में परिवर्तित होती है, और बादल फिर वापस वर्षा के रूप में आते हैं। तो मतलब ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, और जब बारिश अच्छी हो रही है ना, तो वहां की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। उपजाऊ का मतलब है फर्टिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा आप वहां पर उपज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां पर आप चीजें उगा सकते हैं। तो अच्छी बारिश के कारण उपजाऊ मिट्टी है, तो इस इलाके में खेती बहुत अच्छी यहाँ पर होती है। 2 इलाके देखें, एक महाराष्ट्र का इलाका मध्य पठार वाला, जहां पे कम बारिश है, बाजरे के अलावा कोई फसलें उग नहीं रही है, और दूसरा कोंकण क्षेत्र वाला इलाका है जहां पर अच्छी बारिश है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी है और अच्छी खेतीबाड़ी है।
कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। अब कोंकणी किसान कौन है? जो वहां पर रहने वाले जो किसान है, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो भी लोगों का दिल खोल करके स्वागत कर रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, वाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, ये इनका स्वागत क्यों कर रहे हैं, इनको क्यों बुला रहे हैं, इतने कौन से बड़े नेता ही हैं इनका स्वागत करा जा रहा है। तो देखिए दुनिया में है ना, दुनिया में कोई भी अपने स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करता, सब अपना भला सबसे पहले देखते हैं कि भाई मेरा भला क्या होगा। तो कोंकणी किसानों का भी इन चरवाहों के आने से कुछ ना कुछ तो भला है, कुछ ना कुछ तो फायदा है, तभी स्वागत नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब क्या भला है, क्या फायदा है, वो देखते हैं। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। पहले तो आप खरीफ और रबी समझो क्या होता है। खरीफ और रबी, देखिए रबी जाड़ों की फसलों जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है। तो देखो जाड़ों की फसलों का मतलब क्या है, जो विंटर की, जो सर्दियों की फसल है, जब क्या होता है सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। तो सर्दियों की फसलें बोई जाएगी और कटाई कब होगी, मार्च अप्रैल के समय में कटाई होती है। फिर खरीफ क्या है, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें हैं, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। तो सितंबर अक्टूबर के समय में ये फसलें कटती है। तो खरीफ की फसलें काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना। तो खरीफ की फसल काट देंगे, खरीफ की फसल वहां का जो कोंकण का किसान है वो काट चुका है, उसको काट चुका है। अब उसको वापस रबी की फसल के लिए तैयार करना है, ठीक है। और देखिए आप सितंबर अक्टूबर का समय, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली का समय होता है, तो बहुत से लोग आप जानते होंगे दिवाली पे जैसे जो माँ लक्ष्मी है उनको काफी चीजों का भोग लगाया जाता है, जैसे अन्नकूटी या ऐसे कहा जाता है। तो वो भोग लगाया जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है, वो कहा जाता है कि भाई हमारी पहली फसल है माँ, इस जो ये वाला मौसम है, ये जो खरीफ का मौसम था, इसकी पहली फसल है, इसका भोग आपको। तो भी दिवाली का एक महत्व आता है। तो अक्टूबर के समय, दिवाली के समय में से खरीफ फसल काटी जाती है। तो अब खरीफ की फसल किसान काट चुका है। अब किसान ने खरीफ की फसल काट दी, तो वो जमीन है उसको वापस क्या करने पड़ेगा, उपजाऊ बनाना पड़ेगा, उसको वापस फर्टाइल बनाना पड़ेगा। उपजाऊ का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा उपज दे, ज्यादा से ज्यादा उपज दे। और उपज का मतलब यह होता है कि एक मौसम के अंदर एक सीमित क्षेत्र में आपने कितनी जो खेती है वो करी है। जैसे कि मैं कह दूं कि भाई मेरे पास इतना एरिया है और खरीफ वाले मौसम में मैंने यहां पर क्या कर दिया, 100 किलो कोई वस्तु है वो मैंने उगा ली, तो 100 किलो मेरी क्या हो गई, उपज हो गई। अगर मेरी वहां की मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ होगी, बहुत अच्छी उपजाऊ होगी, तो मैं ज्यादा उपज कर लूंगा। तो उपज क्या है, आप कितना वहां पर उगा पा रहे हैं एक मौसम के अंदर। ओके, ये क्लास 9th के अपन पहले चैप्टर में पढ़ करके आए हैं। ओके, तो 100 किलो। तो अब इन्हों को क्या करना है, इस जमीन को वापस क्या करना है, उपजाऊ बनाना, फर्टाइल बनाना। अब फर्टाइल जमीन फर्टाइल कैसे बन सकती है? जमीन फर्टाइल बनने के लिए आपको क्या है, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, ठीक है। खाद डालो आप अच्छे, फिर क्या है उनमें बीज काफी, मतलब आपको काफी उसमें प्रयास करने पड़ेंगे। और अब ये खाद कहां से आएगी? हम पहले चैप्टर में हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा था, अर्थशास्त्र का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रासायनिक खाद आ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, तो क्या वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे? नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जितने भी चरवाहा आए हैं ये अपने जानवरों के साथ आ रहे हैं। ओके, अपने जानवरों के साथ आ रहे हैं, जानवरों के साथ आ रहे हैं। तो जानवर क्या है, इस खेत पर घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, ऐसे 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 भूल भुलैया बिल्कुल घूमते रहेंगे और घूमते जाएंगे। और थोड़ा बहुत उस जो खेत में जो वेस्ट बचा हुआ होगा, जो फालतू बचा हुआ होगा, फालतू कैसे भाई, आपने कटाई कर दी और आप देखते हो कटाई के बाद में कुछ जड़ें रह जाती हैं थोड़ी बहुत, तो अब वो उसको ठूठ बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। तो अब उसको क्या है, ये जानवर खाते जाएंगे। अब खाएंगे, पेट में जाएगा, तो फिर सुबह आएगा, तो सुबह जो आएगा वो इनका क्या है, खाद बन जाएगा। ओके, तो वो खाते जाएंगे। फिर जहां थोड़ा सा बोला पेट हल्का करना है, तो पेट हल्का कर देंगे। और जैसे ही पेट हल्का कराया, तो जो जानवरों का जो डंक है, जो जानवरों का जो वेस्ट होता है, वो एक खाद के रूप में बहुत गजब का काम करता है। तो वो क्या है, जो कोंकण के किसान है वो इसीलिए इनका स्वागत कर रहे हैं कि भाई तुम तो क्या है अपने चरवाहों को चरा लेना। देखो ज्यादा फायदा कोंकण के किसानों को है। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो वो उन जानवरों को वही चढ़ने के लिए दे रहे हैं जो वेस्ट है, उनके कोई काम की चीज नहीं दे रहे। वो जो वेस्ट है, चलो 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 ठीक है जरा चढ़ लो। और दूसरा, बल्कि उनके लिए वो उस जमीन को उपजाऊ बना करके जा रहे हैं। तो ये चरवाहे जो आ रहे हैं अपने जानवरों के साथ, ये इन कोंकणी किसानों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। इसीलिए वो दिल खोल करके, हाथ खोल करके उनका स्वागत करते हैं। डंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई
ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। तो ठूंठों मतलब क्या है, जैसे आपने कोई फसल है वो काट ली तो उसका नीचे का कुछ आप देखते हो पोर्शन जो बाकी रह जाता है, जैसे आप जड़ जो बाकी रह जाती है उसको वो लोग खा करके अपना पेट भर लेते थे। और ये जो वेस्ट है इसी को क्या कहा गया है, ठूंठों खा गया है, को खाते थे और फिर खाते थे। तो फिर मैंने बोला वो अब वेस्ट तो निकालेंगे ही, ठीक है, अपना वेस्ट भी निकालेंगे। और वो गोबर है वो क्या है, मिट्टी में मिल जाती थी, तो वो खाद के रूप में बहुत अच्छा प्रयोग करती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। तो अब कोंकणी किसान क्या है कि भाई कोंकणी किसान सोचते देखो यार इतना काम करा है, खाया भी तो इन्होंने क्या है, वेस्ट ही तो लिया है इन जानवरों ने, और हमारे तो जमीन को उपजाऊ बना गए, बहुत बढ़िया काम कर गए ये लोग, तो ये लोग थोड़ा बहुत चावल है ये चावल लेकर के चले जाओ। तो ये जो कोंकणी किसान है इन धंगर समुदायों को क्या करते थे, चावल दिया करते थे। और ये चावल लेकर के वापस कहां जा रहे हैं, अपने पठारी इलाके में जा रहे हैं। पठारी इलाका कौन सा है, महाराष्ट्र वाला है, महाराष्ट्र के पठारी इलाके में जा रहे हैं और वहां पे इन चावलों को ले जाकर के खाते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे अनाज बहुत कम इनको देखने को मिल रहा है। तो मतलब जो धंगर समुदाय है वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से कोंकण वाले इलाके में जा रहा है। ओके, ये बात आपको देख। मॉनसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़े गीली मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। देखो अब जैसे ही मॉनसून की बारिश शुरू होती थी, अब जैसे ही क्या होगा, मॉनसून की बारिश शुरू होगी तो ये लोग क्या है, तटीय इलाकों को छोड़कर के कहां चले जाएंगे, पठारों की तरफ चले जाएंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब बरसात का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। और जब सूखे का समय चलता है तो ये कहां पर आ गए, कोंकण में आ गए। क्योंकि देखिए जो बरसात वाला मौसम है, मॉनसून वाला मौसम है, यहाँ पे वर्षा कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, और सूखे इलाके में जब इधर आ जाएंगे, कोंकण में आ जाएंगे। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो दलदली जमीन हो जाती है, जो बिल्कुल दलदली जमीन का मतलब यह है कि जैसे आप पैर रखोगे उसमें और आपका पैर धस जाएगा, तो गीली या चिपचिपी जमीन पे ये जो भेड़े हैं ये नहीं रह पाती हैं, जो इनके जानवर है वो नहीं रह पाते हैं। सिर्फ इनमें दलदली में, गीले में जो सर्वाइव कर पाते हैं वो भैंस ही कर पाती हैं। तो इसलिए इनको क्या करना पड़ता था, सूखी जगह पे ले जाना पड़ता था। तो जब यहां पे बरसात हो रही तो यहां तो ज्यादा हो नहीं रही है, चल रहा है, ओके, और फिर जैसे ही फिर वहां पे चले जाते हैं और फिर सूखे में कोंकण की तरफ आ जाते हैं। तो मानसून की बारिश शुरू होते ही, तो जैसे मानसून की बारिश शुरू हुई तो ये बारिश के मौसम में कहां जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। भाई समय तो मानसून का वो लगभग एक ही है ना, तो वो कहां पे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में से कब निकल जाएंगे, जब वहां पे खत्म हो जाएगा सूखा, यहाँ पे मतलब बिल्कुल सूखा आ जाएगा कोंकण में, तब वो इधर आ जाएंगे। तो ये किस स्थितियों में अपनी स्थिति बदल रहा है, बारिश के मौसम के, बारिश हो रही है तो कहां पर और नहीं हो रही है तो कहां पर, सूखा कहां पर है, गीला कहां पर है, इस हिसाब से अपनी स्थिति को बदलते हैं। तो यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, धंगर समुदाय के बारे में पढ़ा, जो हमें कहां पर, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र और कोंकण वाले इलाके में। इनकी पूरी स्टोरी हमें समझ में आ गई कि किस प्रकार से क्या क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, और मौसम के अनुसार ये बदल रहे हैं, बरसात के और गर्मी, बरसात और सूखा, बरसात और सूखे के मौसम के अनुसार ये जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अड़े पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़ेड़ियों का ही बसेरा था। अब हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, जहां पर भी क्या है, मध्य पठार है, पत्थर है, सूखे घास है, इन सब से ही है। और यह भी किन के लिए, मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़ेड़ियों के ही काम आ रहा था। अब आते हैं गोला समुदाय। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अब हमें कौन देखने को मिलेगा, गोला समुदाय देखने को मिलेगा। अब भी हम पढ़ करके आए धंगर समुदाय। तो हम लोगों ने गुर्जर बकरवाल के बारे में पढ़ लिया, हमने गद्दी समुदाय के बारे में पढ़ लिया, हमने धंगर समुदाय के बारे में पढ़ लिया। अब हम गोला समुदाय के बारे में पढ़ रहे हैं, चौथा समुदाय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं गोला समुदाय के बारे में। यहाँ गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरवा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बने कंबल बेचते थे। तो इसमें हमने दो समुदाय की चर्चा कर ली है। एक गोला समुदाय तो क्या कर रहा है, गाय और भैंस पालता, तो ये भैंस देख रहे, ठीक है, ये भैंस आपको देख रहे हो, आप भैंस को देखिए, ठीक है, गाय और भैंस को पालते, कुरमा और कुरवा, ठीक है, कुरमा और कुरवा ये दो समुदाय ये भेड़ बकरियां पालते हैं और हाथ के कंबल बना करके भी बेचते हैं। तो गोला समुदाय तो गाय और भैंस को पाल रहा है, पर ये कुरमा और कुरवा समुदाय जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एरिया में है, ये भेड़ बकरियां पालता है और कंबल हाथों से बना करके बेचता है। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। तो जो ये लोग हैं, गोला समुदाय, कुरमा, कुरवा, ये कहाँ है, जंगलों में रहते हैं और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं। तो वहीं से क्या है, चरा लिया और कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों के पालन पोषण पे ही निर्भर नहीं है कि भाई जानवरों को खिलाओ मस्त रहो, नहीं, ये इसके अलावा और कोई दूसरे भी काम धंधे कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जैसे भाई बहुत से लोग होते हैं
ठीक है, जॉब कर लेते हैं और फिर उसके अलावा क्या है, शाम को 2-3 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लिया, तो पार्ट टाइम जॉब की तरह से ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो। तो ये लोग क्या है, इनको तो चरा रहे हैं, इनसे तो कर ही रहे कमाई, पर उसके अलावा और भी कोई दूसरा काम धंधा हो वो भी कर लेते हैं। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। यह बात मैं आपको इतनी देर से कह रहा हूं भाई, पहाड़ी जो चरवाहा है वो तो क्या है, सर्दी गर्मी के हिसाब से आते जाते थे, गर्मी में ऊपर सर्दी में नीचे, पर यहां पर उनका इस हिसाब से नहीं है। वो इस हिसाब से नहीं जा रहा है कि भाई सर्दी गर्मी के हिसाब से हम चेंज करें, वो सर्दी गर्मी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, वो मौसम के हिसाब से कर रहे हैं। बरसात कब है, सूखा कब है, गीला कब है, ठीक है, इस प्रकार से ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। ठीक है भाई, बरसात में जैसे मैंने आपको धंगर समुदाय का बताया, वो जब बरसात शुरुआत हो जाती थी तो वो कोंकण से कहां चला जाता था, महाराष्ट्र में चला जाता था। और जैसे ही कोंकण में सूखा शुरू हो जाता था, भाई बारिश कम हो गई है, जब तक मिट्टी उपजाऊ हो चुकी है, खेतीबाड़ी हो चुकी है, खरीफ की फसलें हो चुकी है, और फिर ये कहां चला जाता था, कोंकण में चला जाता था। तो बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्थानों को बदल रहे हैं। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों को तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चले जाते थे। तो जैसे ही सूखा मौसम महीने होते थे तटीय इलाकों की तरफ, तो तटीय इलाका मैंने आपको कहा कोंकण वाला तट का इलाका, तो वहां पे चले गए। ठीक है, सूखे इलाके सूखे समय वहां पे चले गए, और जैसे ही बरसात शुरू होती है तो वापस अपने पुराने इलाके पे, जैसे कि महाराष्ट्र में मध्य पठार वालों पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, जो चरवाहा है ये वो पर्सन है जो चराने वाला है, और ये वो भेड़े हैं जिनको ये चराने के लिए ले जा रहे हैं। मॉनसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसा को ही रास आते थे। ठीक है, तो अब क्या है, जब बारिश का मौसम होगा, बहुत तेज बारिश, तो क्या होगा, ये जो तट वाला इलाका है यहाँ तो पहले ही नॉर्मल बारिश चलती ही रहती है, और तट वाला इलाका तो और ज्यादा बारिश हो रही है। अब ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या हो जाएगा, जमीन दलदली हो जाएगी। दलदली का मतलब जैसे आप यहाँ पे तस्वीर देखिए, मिट्टी है, पानी है, और फिर जैसे मतलब आप दलदल का मतलब ये मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आप बारिश का मौसम होता है, कहीं कीचड़ देखते हो, कीचड़ में आप पैर रखोगे ना, वो फंस ही जाएगा, पैर अंदर ही चला जाएगा, वो दलदल वाली सी स्थिति होती है। तो वहां पर भेड़ बकरियां ये नहीं सर्वाइव कर सकती, वहां पर सिर्फ भैंस ही कर पाएंगे, क्योंकि भैंसों के आप देखेगा जो पैर है, जो फुट है, वो थोड़े से अच्छी साइज के होते हैं और अच्छा वेट होता है उनमें, तो वो उसमें धस जाते हैं, उनको इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको प्रभाव नहीं पड़ता है, पर भेड़ बकरियों को तो पड़ जाएगा। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था, तो इसलिए क्या है कि उनको सूखे इलाकों में ले जाना जरूरी था। तो सूखे के हिसाब से वो जा रहे, सूखा है किधर, सूखे के हिसाब से, अपने जानवरों के हिसाब से, मतलब जानवरों को ही सुविधा होनी चाहिए, बाकी उनका कोई जीवन में मोह माया नहीं है, सबसे वो ऊपर उठ चुके हैं। अब आते हैं बंजारे समुदाय पे। चरवाहों में एक जाना माना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कई इलाकों में रहते हैं। ठीक है, तो बंजारे समुदाय तो मतलब शायद आप लोगों ने भी काफी नहीं सुना होगा बंजारों का नाम, मैंने तो सुना है बंजारों का नाम। ठीक है, तो बंजारों का नाम सुना है, और बंजारे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में पाए जाते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज बेचते जाते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या है, बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, काफी पैदल 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 चलते जाते थे, और अनाज और चारे के बदले भाई आप क्या करो, हमें अनाज दे दो। किसको दे दो, जो बंजार है उनको अनाज और चारा दे दो, अनाज खुद के लिए और चारा उनके जानवरों के लिए। तो अब ये जो बंजारे हैं ये उनको क्या देंगे, जिससे ये अनाज और चारा ले रहे हैं, तो जिससे अनाज और ये चारा लेते हैं उसको ये क्या है, खेत जोतने के लिए जानवर, ये हमारा जानवर लगाओ और इससे आप क्या कर लो, खेत जोत लो, अपना खेत जोत लो, और दूसरी चीजें बेचते थे, तो भाई ये चीज आप खरीद लो, ठीक है, हमारे जानवर से घी दूध जो है हम आपको बेच देंगे, पर आप हमें अनाज और इनके चारे के लिए हमें कुछ दे दो। वे जहां भी जाते हैं अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज में रहते हैं। तो बंजारे जहां कहीं भी जा रहे हैं, मतलब आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ये जो चरवाहे हैं, चरवाहे कौन है, चराने वाले, जो इंसान है जो जानवरों को चराने के लिए ले जा रहा है, इनकी जो पूरी की पूरी आजीविका, या मैं ये कहूं इनका जो जीवन है ना, वो किन पर डिपेंड करता है, इनके जानवरों पर डिपेंड करता है। देखिए ये कोई बहुत ज्यादा शिक्षित लोग नहीं है कि जो मेन स्ट्रीम में आकर के, मुख्य धारा में आकर के क्या करेंगे, बाहर जाकर के चलो कोई बात नहीं, हमारे जानवर मर गए, जानवरों को खाने के लिए नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाहर जाकर के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लेंगे। ऐसे लोग नहीं है बेचारे, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और ये सिर्फ क्या है, उन जानवरों से जो उत्पाद आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उन्हीं को बेच करके खाते हैं, उन्हीं से अपना पैसा कमाते हैं, उनसे अपनी जो आवश्यकताओं की वस्तु होती है वो खरीदते हैं। तो इनका जो जीवन है वो इन जानवरों पर टिका, और जानवर कैसे जीवित रहेगा, जब इनको चारा मिलेगा, इनको चारा मिलेगा, ये स्वस्थ रहेंगे जानवर, तो फिर ये क्या है, दूध घी मक्खन ऊन जो भी है इनसे वो चीजें मिलेंगी, और फिर उनसे उन उत्पादों को मार्केट में ले जाकर के ये लोग कौन बेच देते हैं, चरवाहे बेच देते हैं। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है चरागाह, जो स्थान है जहां पर इनको चराया जाएगा। ठीक है,
चरवाहे चराने वाले इंसान हैं और चरगांव वो जगह है जहां पर चराया जाएगा इनको। फिर आते हैं नेक्स्ट समुदाय रायका। राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता है। देखो इसको तो याद करने की बहुत आसान तरीके, राजस्थान, रेगिस्तान और रायका, ठीक है, राजस्थान, रेगिस्तान और रायका में। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती है। तो देखो भाई राजस्थान वाला जो इलाका है उसमें तो मतलब ये है कि बारिश पहली बात तो होती ही बहुत कम है, और अगर होती है तो ना के बराबर होती है। तो इसलिए क्या है, कभी कभार उपज घटती बढ़ती रहती, कभी बहुत ज्यादा उपज हो जाती थी तो कभी नहीं होती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। तो क्या है, इस इलाके में काफी दूर दूर तक तो क्या फसलें होती नहीं थी। तो ये जो रायका समुदाय के लोग हैं ये खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, पर खेती बाड़ी इतनी नहीं हो रही कि जिससे कि इनका पालन पोषण हो जाए। तो इसलिए क्या अपने जानवरों को चरवाने के लिए भी ले जाया करते थे। यहाँ पे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है, अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक है। राजस्थान में आप देखेंगे कि ऊंटों का काफी वो विशेष प्रचलन है। आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो ऊंट की सवारी बहुत पॉपुलर है, मेरी खुद की करी हुई है। ओके, और अजमेर से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है पुष्कर, वहाँ पर पुष्कर फेयर लगता है। तो ऊँटों का मेला काफ़ी प्रचलित है, मतलब ऊँट और ऊँटों को पालने वाला समुदाय कहीं ना कहीं रायका है। तो यह आप देखिएगा एनसीईआरटी का चित्र है आपका, इसमें कहा गया है कि अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक है। तो ये ऊंट है और उसको ऊंट को पालने वाला कौन कहलाता है, ऊंट पालक कहलाता है। ये राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊंट पालकों का मारू रेगिस्तान रायका और उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है। तो देखो क्या कहा गया है, जैसलमेर के पास एक गांव है, वहां जैसलमेर के पास का रेगिस्तान आपको दिखाया गया है और ऊंट पालकों को मारू, ठीक है, मारू क्या है, रेगिस्तान के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। और जो उनकी बस्तियां है, जो रायकों की बस्ती है, उसको क्या कहा गया है, ओके, ठंडी उनको बस्तियों को कहा गया है। तो ये भी एक मतलब छोटा सा सवाल हो सकता है, इससे पूछते नहीं है इमेजी से कि भाई रायकाओं की जो बस्ती है उनको क्या कहा जाता है। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। तो जब बरसात का मौसम होता था तो जैसलमेर के, बाड़मेर के, जोधपुर और बीकानेर के जो रायका समुदाय के लोग हैं वो अपने ही गांव, मतलब इन्हीं इलाकों में रहते थे, क्योंकि उनको वहीं चारा मिल जाया करता था अपने जानवरों के लिए। पर अक्टूबर आता है चरागाह सूखने लगते थे। तो अक्टूबर का जैसे जैसे सीजन आता, चरागाह है वो सूखने लगते थे, इसलिए अब उनको क्या है, दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये मैंने आपको पुष्कर मेले में ऊँटों के मेले की एक तस्वीर दिखाई है, ठीक है, पुष्कर मेले की वहां की एक तस्वीर है। नतीजा ये लोग नए चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। तो अक्टूबर तक तो ये कहां पर है, अपने ही इलाकों में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। पर जैसे ही अक्टूबर आता था और सूखने लग जाता था तो ये दूसरे इलाकों में चले जाते थे और फिर वापस जब थोड़ा बारिश का मौसम आता था तब वहां चले जाते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां। तो रायका मुख्यतः क्या है, ऊंट पालने वाला समुदाय, तो ऊंट पालते हैं और बाकी कुछ भेड़ बकरियां भी पाल रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई, अपने ऊंटों को चराने के लिए ये लोग लेकर के आए हैं, ठीक है, ये चरवाहे हैं, ये चरवाहा है, ये पर्सन है। तो ये तीनों क्या है, अपने ऊंटों को चरवाने के लेकर के आए हैं। ये जो घास फूस है ये लोग खा पी करके अपने चले जाएंगे। अब इनमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, हमने जितने समुदाय थे वो सारे समुदाय पढ़ लिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और अब क्या होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें औपनिवेशिक शासन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो जानेंगे और फिर अफ्रीका के बारे में जानेंगे। पर हमें जब ये चरवाहे हैं ना, इन चरवाहों को सिर्फ ये बातें ध्यान नहीं रखनी कि मेरे जानवरों को चारा मिल जाए बस मस्त है, इनको काफी कुछ बातों का ध्यान रखना होता था। तो वो क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली है जो कि इन चरवाहों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उनको रेवड़ एक इलाके में कितनी दिन तक रह सकता है और कहाँ पानी और कहाँ चारागाह मिल सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो उनके पास ये था कि जो उनका रेवड़ है, जो उन जानवरों का जो पूरा ग्रुप है, वो कितने दिन कहां रह सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई महाराष्ट्र से कोंकण जा रहे हैं, कोंकण से महाराष्ट्र, तो उनको पता था इतने दिन हमारा रेवड़ यहाँ रह जाएगा, हमारे जानवर है वो यहाँ रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर बारिश का हो जाएगा तो दलदल में ही रह नहीं पाएंगे। तो इस हिसाब से क्या है कि कितने दिन वो रह सकते हैं ये डिपेंड। फिर दूसरा, उनको पानी और चारागाह कहाँ मिलेगा, मतलब उनको चराने के लिए जगह कहाँ मिलेगी और उनके जानवरों के लिए पानी उनको कहाँ मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। दो बातें यहाँ पर ध्यान है। उन्हें न केवल इस इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, सबसे पहला तो यह है कि सही समय भी चुनना पड़ रहा है कि भाई हम इस समय निकलेंगे और इस समय तक वहां पहुंच जाएंगे, ये बढ़िया समय, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो सही समय चुनना बहुत जरूरी था। बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की पाएगी और किन इलाकों से नहीं। और उनको यह भी पूरा, मतलब एक तरीके से पूरा रूट को आइडेंटिफाई करना होता था कि भाई कौन से समय पर हम लोग जाए, और उसका रूट आइडेंटिफाइड करना पड़ता था, पहचानना पड़ता था कि इन इलाकों से तो हम निकल जाएंगे, पर इन इलाकों में क्या आएगी, थोड़ी सी समस्या आएगी।
सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे ताकि उनके जानवर किसानों के छूट मिल खातों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। और अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उनको जहां जहां वो जा रहे हैं और बीच बीच में जो भी गांव जो भी आ रहा है वहां के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। देखिए एक विशेष बात आप ये भी देखिएगा, जब फसल कट रही है तभी अब लोग अपनी जगह अदला बदली कर रहे हैं। उससे क्या है, जब फसल कटेगी जो भी ठूंठ आएगा उस ठूंठ को ये लोग क्या है खा लेंगे इनके जानवर। तो वो किसानों से भी अच्छे संबंध बना करके चलने पड़ते थे क्योंकि किसानों का तो फायदा है, पर मान लो कोई किसानों ने नहीं मुझे नहीं चरवाना, ले जाओ तुम अपना, तो किसानों से अच्छे संबंध बनवाने पड़ते थे। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाई ये सारे काम करने पड़ते थे। तो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए उन्हें खेती भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं और चरवाई भी कर रहे हैं। सारे काम इन लोगों को करने पड़ रहे हैं। देखो कितने मल्टीटास्किंग लोग हैं। और हम लोग ऐसे हैं, हमें एक काम घर वालों ने सौंप रखा कि बेटा पढ़ना है, बेटा तुम्हें पढ़ना है, पर आप वो भी नहीं करते हो। ये लोग इतना काम कर रहे हैं और आपको तो मतलब बढ़िया पंखे के नीचे बैठ करके, कूलर के नीचे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, पर हमसे वो भी नहीं हो रही है। कितनी दुख की बात है। और अगर आप 9th मतलब 10th से ज्यादा डिफिकल्ट है 9th, अगर आप 9th को अच्छे से कर लोगे 10th में से चुटके में आप 98-99% बना लोगे, पर आप चीज सीखना ही नहीं चाहते। आप 9-10 में ऐसे ही 9th तक तो मजे करते हुए निकलते हो, फिर 10th में आकर यार ये कैसे पढ़ ले, फिर सपने आए हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं IAS बनूं, मैं वो बनूं। अरे कैसे बनोगे यार, मेहनत करो, अभी से मेहनत करो। और छोटा सा जीवन मिला है, पता नहीं आज सांस ले रहे हैं कल लेंगे या नहीं लेंगे, आज अंतिम शब्द हो कल हो या नहीं हो, क्या भरोसा है। तो हमें हमारा हर पल हर क्षण कम से कम इतना तो करे कि हमें मरने के बाद भी दुख ना हो यार, अगर मैं थोड़ा सा जी जाता तो मैं ये काम कर जाता। आप अपना हर पल हर क्षण किसके लिए बिता रहे हो यार, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डेडिकेटेड होकर के दो, अपने ऊपर जान झोंक दो कि नहीं मुझे ये करके ही दिखाना है। और हर चीज की स्टेप होती है, सीढ़ियां होती है। आप 9th में अच्छे मार्क्स लाओ, 10th में लाओ, 11th में लाओ, 12th में लाओ, फिर आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ो। पर आप सोचते नहीं 12th तक तो मुझे देखते हैं और फिर आगे के आगे सोचें, नहीं ऐसा नहीं है बच्चा। मेहनत करो, अभी से मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो। सिर्फ और सिर्फ जीवन में समय देना है, खुद को समय दो, अपने आप पे इतना काम करो, इतना काम करो कि दूसरे लोग भी आपको देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। पर बस आप जो काम अपने ऊपर कर रहे हो उसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। नहीं, हमें दिखावा नहीं करना, हमें हल्ला नहीं मचाना, ठीक है, हमें हल्ला नहीं मचाना, हमें कुछ कर करके दिखाना है। ओके, तो ये लोग इतना काम कर सकते हो तो यार हमें तो सिर्फ और सिर्फ घर वालों ने पढ़ने के लिए ही तो बोल रखा है। और माता पिता अपने बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं, वो अपना जो जीवन है वो अपने बच्चों पर सौंपते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैं मतलब पर्सनली इस चीज को जीवन में मानता हूं कि एक इंसान का जो जन्म जीवन है ना वो 4 लोगों के बीच में निकल जाता है। 4 लोग कौन होते हैं? सबसे पहले है माता पिता, क्योंकि वो हमें संसार में लेकर करके आते हैं। उसके बाद होता है गुरु, ठीक है, चाहे वो आपके आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे आपके वो शैक्षणिक गुरु हो जो आपको शिक्षा दे रहे हैं या जो दीक्षा दे रहे हैं, कोई से भी गुरु हो आपके, वो गुरु, क्योंकि वो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन की विपत्ति परेशानियों से ऊपर उठना सिखाते हैं। तो सबसे पहले माता पिता, फिर गुरु, फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, और फिर चौथा नंबर आता है बच्चों का। मतलब इन 4 के पीछे जीवन बीतता है। तो माता पिता के लिए उनके बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए वो आप पे पैसा खर्च इसलिए नहीं कर रहे कि मेरा बेटा कल को मुझे कमा करके लाके देगा, वो इसलिए खर्च कर रहे हैं कि नहीं यार कल को इसे कहीं दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। और कोई किसी का कोई काम नहीं आता बच्चों, आपको खुद को ही कमाना पड़ेगा, खुद को ही खाना पड़ेगा। और अगर आज मेहनत कर लोगे तो आगे जाकर के दुख नहीं देना पड़ेगा। और अगर आज नहीं करोगे, आज आराम से सोओगे, खाओगे, पियोगे, मजे करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस दिनों के लिए तैयार हो जब आप मजदूरी करते हुए नजर आए। आप उस दिन मेहनत कर लेंगे पर आपको कुछ बेहतर नतीजे नजर नहीं आएंगे। आज समय है, माँ बाप का सपोर्ट है, माँ बाप आप पे पैसे खर्च कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा आपको मिल रही है, इसलिए जी जान लगा करके सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करें, मेहनत करें और कुछ कर करके दिखाएं, एक सपने के साथ इस जीवन को जी। चलिए अब लास्ट में एक बार देख लेते हैं आज किस किस के बारे में हमने चर्चा करी। हम लोग पहले गुजर बकरवाल के बारे में पढ़ चुके हैं, गद्दी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, भोटिया, गुजर, शेरपा इनके बारे में पढ़ चुके हैं, रायका राजस्थान, बंजारे राजस्थान यूपी की तरफ आ जाते हैं, धनगर समुदाय कुरमा, कुरवा, गोला, ठीक है, बंजारे ये इधर भी आ गए। ओके, तो इनके सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।